हाय। अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 17 जिसका कि नाम है स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं और कैसे स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स हैं वो डेटा मतलब मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। इन सब का जवाब हमको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। सबसे पहले आता है कि हाउ टू डिक्लेयर ए स्ट्रक्चर। तो जैसे कि हम नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं किसी भी डेटा टाइप का, जैसे कि इंटीजर टाइप हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या कहते हैं, पहले तो होता है डेटा टाइप और फिर उसका वेरिएबल का नाम। उसी तरीके से स्ट्रक्चर क्या होता है, एक स्ट्रक्ट कीवर्ड होता है जिसके थ्रू ये बताता है कंपाइलर को कि ये एक स्ट्रक्चर है। फिर स्ट्रक्चर का नाम डिफाइन करते हैं कि स्ट्रक्चर का नाम क्या है, अगर हम यूज किस तरीके से करेंगे। और फिर उसको अंदर जैसे नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे ही यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। जो अंदर वेरिएबल्स ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस के बीच में डिक्लेयर्ड है, ये सब इसके एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मेंबर अंडरस्कोर नेम वन एक एलिमेंट हो गया, मेंबर अंडरस्कोर नेम वन ये अलग से एलिमेंट हो गया और इनका डेटा टाइप यहाँ पर होगा। तो ये तो होता है वेरी स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का प्रोसेस। जैसे बुक नाम का कि हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर करा है, जिसका कि नाम आगे कीवर्ड क्या आ गया स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया बुक। अब इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो कैरेक्टर टाइप का एलिमेंट है जिसका नाम है नेम, एक फ्लोटिंग टाइप का एलिमेंट है जिसका नाम है प्राइस और एक इंटीजर टाइप का एलिमेंट है जिसका नाम है पेजेस। तो ऐसे एक्चुअल में स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर का एग्जांपल है सी लैंग्वेज के अंदर। अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के कितने तरीके हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ये तो हमने नॉर्मल तरीके से स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर दिया, तो ये डिक्लेयर नहीं है, ये इसको डिफाइन कर दिया कि स्ट्रक्चर तो कौन सा बुक है। एक बुक नाम का स्ट्रक्चर है जिसके ये एलिमेंट्स है, लेकिन जब आप इसको प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे तो किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं उसके बाद हम इसको एक्सेस इस तरीके से करते हैं। भाई स्ट्रक्ट बुक, ये क्या होगा, स्ट्रक्ट तो कीवर्ड बताता है कि कोई स्ट्रक्चर है जिसका नाम है बुक, इसको आपको लेना है और उसके वेरिएबल्स का नाम हो गया B1 B2 B3। अब इसके बजाय आप इसको इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड दे दिया, उसका नाम अगर आपने नहीं दिया हुआ है तो उसके नाम देने के बाद में उसके एलिमेंट्स को देने के बाद में कितने उसके वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं वो आपने बता दिया। ठीक है, तो जो ये था ब्लॉक स्ट्रक्ट बुक B1 B2 B3 सेम एज इट इज ये काम करता है और सेम एज इट इज हमारा ये वाला काम करता है। इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ये आपकी ईज ऑफ कन्वीनियंस के हिसाब से होता है कि आप कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ये हो गया कि अब जब स्ट्रक्ट बुक B1 B2 B3 जब भी आप कहीं पे भी लिखेंगे, B4 ऐड करना तो वहां पे कर सकते हो, अलग तरीके से भी लिख सकते हो। लेकिन जब भी आप स्ट्रक्ट के अंदर इस तरह का पैटर्न यूज करेंगे तो आपको आकर के यहीं पे उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, वेरिएबल का नाम यही देना पड़ेगा। अब स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, जैसे नॉर्मल इंटीजर वैल्यू आती है उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं। अगर इन पेज होता नॉर्मल वेरिएबल होता है ये कि इंटीजर टाइप का पेज, तो यहाँ पे इक्वल टू 10 कर दे तो मतलब होता है उसके अंदर 10 पेजेज हैं। उसी तरीके से स्ट्रक्चर को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, ये तो स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हो गई। अब ये हम उसको डिक्लेयर कर दिया, ये डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन है कि B1 क्या था हमारा कैरेक्टर था, कैरेक्टर मतलब स्ट्रिंग टाइप का, तो उसके अंदर ये स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया फर्स्ट एलिमेंट के अंदर। सेकंड एलिमेंट क्या था हमारा प्राइस, प्राइस के अंदर हमने ये प्राइस डाल दिया। थर्ड एलिमेंट क्या था हमारा पेज, ये हो गया पेज। तो बिल्कुल वैसे काम करें जैसे मान लीजिए कि एरे डिक्लेयर था, उसके अलग अलग इंडेक्स के ऊपर क्या वैल्यू थी वो स्टोर कर दी। लेकिन ये हमारे पास में एरे नहीं है, नॉर्मल एक डेटा टाइप है स्ट्रक्चर का, तो इसके अलग अलग एलिमेंट्स की क्या वैल्यू होनी थी ये हमने अच्छी तरीके से स्टोर कर दी। अब बात आती है कि यहाँ पे हमने जीरो से इनिशियलाइज कर रखा, तो जो भी स्ट्रक्चर था उसके जितने भी अंदर एलिमेंट थे सबको जीरो से इनिशियलाइज कर देगा बाय डिफॉल्ट। अब स्ट्रक्चर को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। कि द क्लोजिंग इन द स्ट्रक्चर टाइप डिक्लेयर मस्ट बी फॉलोड बाय सेमीकोलन। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर ये बनाया था कि ओपनिंग ब्रेसेज हो गया, क्लोजिंग ब्रेसेज। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो ब्रेसेज आते हैं, अगर आपने इफ एल्स का यूज करा हुआ है या स्विच केस का यूज करा हुआ है या फिर आपने लूप सिस्टम का यूज करा है, तो कहीं पे भी अभी तक हमने प्रोग्राम के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेज क्लोज होने के बाद में सेमीकोलन का यूज नहीं करा था। लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर आपको सेमीकोलन का यूज करना होता है, इसको टर्मिनेट को स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना होता है। सेकंड है स्ट्रक्चर टाइप डिक्लेरेशन डज नॉट टेल द कंपाइलर टू रिजर्व एनी स्पेस इन द मेमोरी, ऑल ए स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन डज इट, इट डिफाइन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर। जब स्ट्रक्चर टाइप डिक्लेयर आप जब करते हैं, जैसे कि आपने डिक्लेयर कर दिया, तो ये नहीं बताता कि आपने इसकी मेमोरी लोकेशन किस तरीके से स्टोर करी है। ये अलग अलग एलिमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टोर करेगा। यूजुअली स्ट्रक्चर टाइप डिक्लेरेशन अपीयर्स एट द टाइप ऑफ top of the source code
बिफोर एनी वेरिएबल्स और फंक्शंस आर कॉल्ड। जैसे हम मैक्रो को हमेशा डिफाइन करते हैं मेन फंक्शन के बाहर, मतलब कि टॉप के ऊपर, ताकि हमें ये पता रहता है कि कौन कौन से मैक्रोज हमने डिफाइन करे हुए हैं, कौन कौन से हेडर फाइल्स को हमने यूज करा हुआ। उसी तरीके से स्ट्रक्चर को भी आपको डिफाइन करना होता है। तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड रूल है कि आपको टॉप पे ही आपको डिक्लेयर करना होता है। नहीं कि आप अंदर भी कर सकते हो, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस आएंगी, वो जब हम आगे स्टडी करेंगे। लेकिन आप अगर टॉप पे करोगे तो आपको नॉर्मल जैसे इंटीजर काम करता है वैसे आपका स्ट्रक्चर काम करने लग जाएगा। इन वेरी लार्ज प्रोग्राम दे आर यूजुअली पुट इन ए सेपरेट हेडर फाइल एंड द फाइल इज इंक्लूडेड। अगर आपको बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को डिक्लेयर करना है, तो आप स्ट्रक्चर नाम की एक अलग से हेडर फाइल बना सकते हो और उसको आप इंक्लूड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर नाम की फाइल बनानी है, फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर कोड वैसा होना चाहिए जैसे कि आपने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का प्रोसेस होता है वैसे ही। If a structure variable is initiated to value 0, then all its elements are set to value 0। जैसे कि हमने यहाँ बताया था कि यहाँ पे B1 के अंदर तो वैल्यू असाइन कर रखी है, B2 के अंदर वैल्यू असाइन कर रखी है, लेकिन B3 के अंदर एक तो 0 कर रखा है, तो इन तीनों की वैल्यू 0 0 0 सेट हो जाएगी। अब हमने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर तो कर लिया, उसको इनिशियलाइज भी कर लिया, लेकिन हम उसको एरे स्ट्रक्चर को एक्सेस कैसे कर सकते हैं ये हम देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के हमने छोटा सा प्रोग्राम बना रखा है, ये स्ट्रक्चर है जो हमारे पास डिस्कस करते हुए आए हैं। ये हमने मेन फंक्शन के डिफाइन करा, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इसको मेन से बाहर होना चाहिए था, लेकिन हम एक बार चेक कर रहे हैं तो हमने इसको अंदर ले लिया है। इसके अंदर हमारे पास 3 वेरिएबल लिए हैं। स्ट्रक्ट बुक, बुक नाम का जो स्ट्रक्चर है उसके 3 वेरिएबल है, B1 B2 B3। अब जब भी इसको एक्सेस करेंगे तो स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स है उनको एक्सेस करने का प्रोसेस जो होता है वो होता है डॉट। डॉट लगा करके आप उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो हमने लिखा हुआ है, इसके ना %C %F %D। तो क्या बोला इसने, B1 डॉट नेम। तो मतलब कि फर्स्ट जो स्ट्रक्चर था B1, उसके अंदर नेम के अंदर क्या वैल्यू स्टोर करनी है वो। B1 डॉट प्राइस, प्राइस के अंदर क्या करनी है वो। B1 डॉट पेजेस, मतलब इसके अंदर क्या करनी है। तो डॉट के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को। सभी के अंदर हमने एग्जाम्पल के अंदर वो ही दे रखे हैं। अब एक्सेस तो हमने कर लिया है, अब बात आती है कि स्ट्रक्चर्स का जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरीके से स्टोर्ड होते हैं। अगर हम नॉर्मल तरीके से बात करें तो जैसे कि हमारे सामने स्ट्रक्चर डिफाइंड है बुक का। कैरेक्टर नेम, कैरेक्टर कितनी वैल्यू स्टोर करता है, 1 कैरेक्टर स्टोर करता है। फ्लोट क्या करता है, प्राइस फ्लोटिंग ये 4 बाइट स्टोर करके रखता है, 4 बाइट को कंज्यूम करता है। वैसे इंटीजर 2 बाइट को करता है अगर टर्बो सी के अंदर बात करते हैं तो। सी लैंग्वेज के अंदर जैसे जो कंपाइलर जितने बिट का उसका अकॉर्डिंग भी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो ये क्या गया, B130 ये सब कुछ हमने डिक्लेयर कर दिया। अब इसका मेमोरी का जो अलॉटमेंट होता है, जैसे नॉर्मल अगर वेरिएबल होता है इंटीजर टाइप का तो कैसे होता है। अब स्ट्रक्चर के अंदर जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो कंटिन्यूअस होता है। जैसे कि अगर आपने एक एरे डिक्लेयर कर रखा है 10 लेंथ का, तो कैरेक्टर एरे जब 10 डिक्लेयर करते हैं तो मतलब कि 10 मेमोरी बाइट उसने अलोकेट कर दिया कंटिन्यूअसली। वैसे स्ट्रक्चर के अंदर क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मेमोरी अलोकेट होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनका डेटा टाइप क्या है। जैसे कि इसने कैरेक्टर नेम बोला है, तो जब B1 की वैल्यू B1 के लिए मेमोरी अलोकेट होगी तो सबसे पहले कैरेक्टर नेम को अपने बेस चला जाएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा 65518, तो 1 बाइट यहाँ पे हो गई है। अब फ्लोटिंग के ऊपर जाएंगे तो 65519 से स्टार्ट करेंगे। तो फ्लोटिंग की वैल्यू कितनी होती है, 4 बाइट की। तो 4 बाइट ये इसका स्टोर कर देगा। फिर तीसरा एलिमेंट क्या है, इंटीजर टाइप का, उसके लिए यहाँ पे वैल्यूज मेमोरी बाइट ऑक्यूपाई कर देगा। तो जिस तरीके से एरे के अंदर डिक्लेयर होता है उसी तरीके से स्ट्रक्चर के अंदर भी डिक्लेयर होता है। लेकिन एरे और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है, एरे के अंदर सभी एलिमेंट जो जितने भी इंडेक्स है सबके अंदर मेमोरी एलोकेशन इस सेम इक्वल होता है, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर डिपेंड करता है कि उसका एलिमेंट का डेटा टाइप क्या है। इस तरीके से स्ट्रक्चर का मेमोरी एलोकेशन होता है। ओके, थैंक यू।